नाउ व्हाट इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द HIV और एड्स? ठीक है, देखो एक टेस्ट है एलाइजा। पहली बात, एलाइजा का फुल फॉर्म याद रखना, एंजाइम लिंक्ड, यानी कि ये एंजाइम से रिलेटेड है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। पता है आप जब हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है उसको हम लोग एसे टेस्ट भी कहते हैं, एसे। जैसे पढ़ोगे ब्रेडफोर्ड एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है, तो टेस्ट को ऐसे भी कहते हैं। सो ये इम्यूनोसॉर्बेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर आपके बॉडी में कोई पैथोजन आया, एंटीजन आया, तो आपको पता है कि एंटीजन के अगेंस्ट एक न एक दिन एंटीबॉडी बनेगा। ठीक है, HIV के केस में एंटीबॉडी थोड़ा लेट से बनता है, आपको पता है कि स्टार्टिंग के 3-4 मंथ तो नहीं ही बनेगा जब तक विंडो पीरियड रहेगा, उसके बाद एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। तो जैसे आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया HIV के खिलाफ, तो बताओ क्या आपके बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन मतलब एग्लूटिनेशन स्टार्ट हो गया होगा? यस और नो बोलो। यस सर। स्टार्ट हो गया होगा। अब सुनना ध्यान से, अब क्या होता है, एक एंजाइम है जिसका नाम है एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड एक एंजाइम है पर ऑक्सीडेज। पता है हम लोग इस एंजाइम को उस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करा के ये डिटेक्ट करते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स बना भी कि नहीं बना। अगर बना होगा तो ये एंजाइम उसके साथ बाइंड करेगा, लिंक होगा। अगर नहीं बना होगा तो बताओ ये एंजाइम उसके साथ लिंक करेगा? नहीं, क्योंकि लिंक ही उसी के साथ करता है। तो इसीलिए इस पूरे टेस्ट को ऐसे को हम क्या कहते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अब पता है इसको, ये मैंने शॉर्ट में ऐसे ऐसे बता दिया कि ये एंजाइम बाइंड करता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ है, देन उसके बाद ये सब चीजें होती है। हायर क्लास में जब आप पढ़ोगे तो खास करके रिसर्च फील्ड में अगर जाओगे तो पता चलेगा कि एलाइजा भी कई प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, और एक होता है सैंडविच, सैंडविच एलाइजा। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और सैंडविच एलाइजा। फिर वो अलग अलग मेथोडोलॉजी से उसमें हम एंटीजन एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये इसका प्लेट होता है, ये जो एलाइजा का होता है ना, इसका प्लेट होता है इस तरीके से। ठीक है, इसका प्लेट होता है। फिर उसमें हम एंटीजन एंटीबॉडी का सैंपल डालते हैं, जिस भी पर्सन का ब्लड लिए है उसका सैंपल डालते हैं। फिर उसमें एंजाइम डालते हैं, एंजाइम का अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन होता है। फिर उसका जो अरेंजमेंट होता है वेल का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और सैंडविच सब में अलग अलग होता है। अब इतना डिटेल पढ़ाने लगूंगा तो फिर तो यहाँ हो गया, यहाँ पे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, फिर हायर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो बस ध्यान रखो, एलाइजा टेस्ट से हम HIV को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन पता है कई बार क्या होता है ना, एलाइजा टेस्ट ना फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट दे जाता है। ये फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है, मतलब टेस्ट पॉजिटिव आ गया, यस, मतलब आप अब मान बैठे क्या कि HIV था उसमें, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन डिटेक्ट हो जाती है, एंजाइम बाइंड कर जाती है, इसका साथ कॉम्प्लेक्स बन जाता है, उससे आपको पता चल जाता है कि हाँ इसमें HIV था, लेकिन वो फॉल्स पॉजिटिव दे देता है कई बार। पता है जब उसको दोबारा 2-3 बार टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि नहीं वो तो फॉल्स पॉजिटिव था। तो फिर क्या करें, कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है? देखो स्टार्टिंग में आदमी स्क्रीनिंग टेस्ट में एलाइजा ही करवाता है। अगर एलाइजा एक बार बताओ, एलाइजा फॉल्स निगेटिव नहीं देता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, एलाइजा फॉल्स निगेटिव नहीं देता है, एलाइजा जनरली फॉल्स पॉजिटिव देता है। तो एक बार बताओ, अगर फॉल्स पॉजिटिव दे दिया तो आप कंफर्मेटरी टेस्ट के तौर पर पता क्या करते हो, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये सब भी आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। इसमें क्या करते हैं पता है, केवल एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं। यहां तो क्या हो रहा था, एंटीजन एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स को डिटेक्ट कर रहे थे एंजाइम से बाइंड करवा के एलाइजा में, और यहां क्या हो रहा है वेस्टर्न ब्लॉटिंग में, हम केवल एंटीबॉडी जो बना है HIV के अगेंस्ट उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। अब ये सब पूरा लॉन्ग प्रोसेस है, इसके बारे में थोड़ा सा हिंट मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी में दूंगा कि कैसे करते हैं। जेल बना के फिर उसमें रन कराते हैं, ठीक है, वो सब थोड़ा टेक्निकल पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे अच्छा अगर एंटीबॉडी बना है तो डिटेक्ट होगा, तो बताओ कंफर्मेटरी टेस्ट कौन है, वेस्टर्न ब्लॉट। अगर इसमें प्रोटीन डिटेक्ट मतलब एंटीबॉडी डिटेक्ट हो गया HIV के अगेंस्ट, कंफर्म आपको HIV इन्फेक्शन हुआ है। एलाइजा कई बार फॉल्स पॉजिटिव भी दे देता है, उसका कई कारण है, कई कारण है। कई बार तो क्या होता है आपके सैंपलिंग में एरर होता है, कई बार क्या होता है प्लेट होता है ना, प्लेट का एक्सपायरी डेट होता है, ये कंपनी बना बना के देती है जो लैब में हम लोग यूज करते हैं, कंपनी से आता है। अगर अच्छा प्लेट है, अच्छी क्वालिटी का है, अच्छी कंपनी का है, तो कभी भी फॉल्स पॉजिटिव आने के चांसेस कम रहते हैं। या फिर अच्छी कंपनी का है, प्लेट कई दिन से रखा हुआ था, पुराना प्लेट यूज कर लिया, ठीक है, तो उसमें फिर रिजल्ट गड़बड़ आ जाता है। ठीक है, तो कई कारण है फॉल्स पॉजिटिव आने के, लेकिन
कंफर्मेटरी टेस्ट था वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, वो आ गया था फिर कंफर्म। तो दिस इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। नाउ व्हाट्स द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स? मैंने पहले ही बोला एड्स का कोई परफेक्ट ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा है कि आप बचाव करो, प्रिवेंशन करो, यही बेस्ट ऑप्शन है और कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है। तो एड्स का कोई परफेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है। फिर भी जब इनिशियल स्टेज में सिम्टम्स आते हैं तो हम एड्स पेशेंट को बचाने के लिए कई सारे मेडिसिन उसको देते हैं। मेडिसिन का नाम तो याद मत रखना, नाम तो क्या ही याद रखोगे, याद रख भी नहीं पाओगे, कई सारे मेडिसिन आ चुके हैं, लेकिन मेडिसिन की कंपोजिशन जरूर याद रखना। हाँ, तो क्या बोला मैंने, मेडिसिन का कंपोजिशन जरूर याद रखना। एक बात बताओ, कल मैंने 3 टाइप के एंजाइम बताए थे, कल मैंने 3 टाइप के एंजाइम बताए थे HIV वायरस में। कौन कौन से एंजाइम थे, नाम बताना जरा। 60 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज और इंटीग्रेज, यही एंजाइम था ना। तो क्या हम इस सारे एंजाइम किसी भी एंजाइम का एक्टिविटी रोक दें तो क्या HIV अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाएगा? नहीं। तो क्या वो अपना नंबर बढ़ा पाएगा? नहीं। तो क्या वो हमारे टी हेल्पर को मार पाएगा? नहीं। तो अगर स्टार्टिंग में, मैंने बोला ना, अगर स्टार्टिंग में आ गया एड्स के सिम्टम्स आने के पहले, स्टार्टिंग में HIV टेस्ट पॉजिटिव आ गया, एलाइजा पॉजिटिव आ गया, उस टाइम ट्रीटमेंट चला लोगे तो बच सकता है आदमी। तो उस टाइम क्या करो, या तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का इनहिबिटर यूज कर लो, RTI कहते हैं शॉर्ट में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, या तो PI यूज कर लो, प्रोटीएज इनहिबिटर कहते हैं, या तो II यूज कर लो, इसको इंटीग्रेज इनहिबिटर कहते हैं, किसी को भी यूज कर लो। अब ये डिफरेंट टाइप के एंजाइम के अलग अलग इनहिबिटर है एज अ मेडिसिन। जैसे एक बहुत पॉपुलर मेडिसिन चलता है एड्स पेशेंट में, जैडोब्यूडिन, AZTB इसको कहते हैं, कंपोजिशन मत याद रखो, बहुत सारे नाम है, ठीक है। ऐसे है डायडेक्सिमिडीन, DDI कहते हैं, ऐसे स्टेविडीन, एक होता है DDC, डाइडॉक्सीसेटिडीन। तो ये सब के सब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है। मुझे बताओ, अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर यूज करोगे तो क्या किस स्टेप पे HIV का लाइफ साइकिल रुक जाएगा? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से डबल स्ट्रैंडेड DNA नहीं बन पाएगा। तो क्या लाइफ साइकिल कंप्लीट हो पाएगा? नहीं। अब बताओ, ऐसे ही आप प्रोटीएज इनहिबिटर यूज कर सकते हो, जैसे सेक्पिनेविर, रिटोनेविर, नेल्फिनेविर, ऐसे और भी मेडिसिन हैं, ये सब प्रोटीएज इनहिबिटर है। बताओ ये क्या करेगा? पहले जो प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है mRNA से साइटोप्लाज्म में, वो इनएक्टिव होता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, उसको एक्टिव करने का काम कौन करता है? प्रोटीएज ही न करता है। तो अगर आप प्रोटीएज इनहिबिटर दे दोगे तो क्या वो काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो क्या होगा, एक तरीके से लाइफ साइकिल रुक जाएगा। तो आप चाहे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर यूज करो या प्रोटीन इनहिबिटर करो, लाइफ साइकिल रुक जाएगा। या आप क्या यूज करो, इंटीग्रेज इनहिबिटर, जैसे रेल्टेग्रिविर, या फिर ऐसे डिफरेंट टाइप के मेडिसिन है। ये क्या करेगा बताओ? अच्छा बताओ, इसमें क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से डबल स्ट्रैंड DNA बन भी जाएगा, वो न्यूक्लियर प्लाज्म में आ भी जाएगा, लेकिन क्या वो होस्ट के DNA के साथ अटैच कर पाएगा? नहीं। और जब तक वो होस्ट के DNA के साथ अटैच नहीं कर पाएगा तो क्या उसका खुद का अपना रेप्लिकेशन हो पाएगा? नहीं। खुद का करना था तो बाहर ही कर लेता ना, दिक्कत क्या था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज उधर भी था, अपने खुद में कर लेता, इधर क्यों आ रहा है? नहीं कर पाएगा। तो बताओ, क्या इस तीनों एंजाइम के इनहिबिटर को आज आप एज अ ट्रीटमेंट यूज कर रहे हो? बट एक बात बताना, ये ट्रीटमेंट इनिशियल स्टेज में किया तो ठीक है, वो भी रिस्क है कि छूटेगा कि नहीं, मतलब डिजीज एड्स खत्म होगा कि नहीं होगा, वो भी रिस्क है। लेकिन अगर आप एक बार एड्स का सिम्टम आने के बाद ये ट्रीटमेंट चला रहे हो तो क्या पेशेंट इससे ठीक हो जाएगा? नहीं, थोड़ा सा लाइफ बढ़ जाएगा। मान लो कि 6 महीने बाद मरना था, 8 महीने बाद मरेगा, साल भर बाद मरना था, थोड़ा और दिन 2-3 महीना जी लेगा, मौत निश्चित है, मौत निश्चित है, थोड़ा सा लाइफ बढ़ जाएगा बस। तो बताओ कि एड्स के केस में ट्रीटमेंट से बेहतर क्या है? बचाव, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन, बचाव ही इलाज है। एड्स के केस में बचाव ही इलाज है। देयर इज नो ट्रीटमेंट, सो देयर इज नो क्योर, सो प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन। ये सीधी सीधी एनसीईआरटी की लाइन है। सो प्रिवेंशन में क्या बोल रहा हूं मैं? एड्स हैज नो क्योर, इसका कोई परफेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है, सो प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन।
प्रिवेंशन करो, क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप यूज करोगे वो पार्शियली इफेक्टिव है, मौत तय है। अच्छा, ट्रीटमेंट में एक और ट्रीटमेंट है जिसको बोलते हैं हार्ट, HAART, इसको कॉकटेल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। कॉकटेल का मतलब पता क्या होता है? सुने हो ये टर्म कॉकटेल? सृष्टि, सुने हो कभी टर्म कॉकटेल? क्या होता है, कभी सुने हो? नहीं पता। नहीं पता, सुनो। कई बार कई बच्चे भी ऐसा काम करते हैं, कोल्ड ड्रिंक में स्प्राइट है, कोल्ड थम्स अप, कोक, माजा मिला के पीते हैं, उसको बोलते हैं कॉकटेल। ऐसे ही वाइन में भी होता है, डिफरेंट टाइप की कंपनीज की डिफरेंट टेस्ट फ्लेवर के वाइन को मिला के पीते हैं, उसको बोलते हैं कॉकटेल, कॉकटेल वाइन, मिक्सर एक तरीके से बोलो। ऐसे ही मेडिसिन में भी करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, क्योंकि रेट्रोवायरस ग्रुप का मेंबर है ना HIV, उसके लिए हाईली एक्टिव एंटी थेरेपी जो देते हैं रेट्रोवायरस के खिलाफ, उसको बोलते हैं हार्ट या कॉकटेल ट्रीटमेंट। इसमें पता क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और प्रोटीएज इनहिबिटर का मिक्सर यूज करते हैं। क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और प्रोटीएज का मिक्सर कॉकटेल यूज करते हैं। तो ये भी एक तरीका है, बट फिर से वही बात, ट्रीटमेंट इज जस्ट पार्शियली इफेक्टिव, उससे अच्छा है बचाव, क्योंकि एक बार HIV इन्फेक्शन हो गया है, मौत तय है। ठीक है, देन एनसीईआरटी में प्रिवेंशन में बता रहा हूं, प्रिवेंशन में सबसे पहली लाइन जो क्या है, एड्स हैज नो क्योर, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, और लिखा है कि एड्स पर ये लाइन परफेक्ट बैठती है। जैसे अभी कोविड का टाइम आया, कोविड के टाइम में तो ऐसे ऐसे लोगों को भी मैंने कोविड होते देखा है जिन्होंने हमेशा मास्क लगाए रखा, सैनिटाइजर का यूज किया, स्टीम लिया, काम से ही बस घर से बाहर निकले, पूरा प्रिवेंशन था, लेकिन फिर भी कोविड हो गया। तब हो गया तो हो गया, क्या करें, इतना सब कुछ बाद भी हो गया। लेकिन एक बार बताओ, कोविड तो ऐसा डिजीज था कि बहुत ज्यादा तेजी से स्प्रेड हो रहा था, ठीक है, कोई ऐसा वायरस था, लेकिन क्या HIV हर रूट से और बहुत तेजी से ट्रांसमिट होता है? नहीं। अरे आपको पता है कि सेक्सुअल रूट से हो सकता है, पेरेंटल रूट से हो सकता है, और वर्टिकल ट्रांसमिशन हो सकता है। अगर आपका मल्टीपल सेक्स पार्टनर है तो क्या करना चाहिए बताओ? पहली बात तो मल्टीपल सेक्स पार्टनर ही मत रखिए। अच्छा, सपोज दैट आप सेक्स वर्कर हैं, मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखते हैं, तो बताओ क्या करना चाहिए, क्या ऑप्शन है बताओ प्रिवेंशन के लिए? क्या ऑप्शन हो सकता है? कॉन्डम। कॉन्डोम यूज कीजिए। अब मान लो कि इन दोनों में से दोनों ही काम आप छोड़ दो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मान लो आपके हस्बैंड को एड्स है, तो अब सेक्सुअल रिलेशनशिप तो बनेगा, फिर क्या करें, क्या करें प्रिवेंशन के लिए? फिर से वही बात, कॉन्डोम यूज कीजिए। मान लो कि वाइफ को है एड्स, तो फिर हस्बैंड क्या करे, फिर से वही बात, कॉन्डोम। तो आप इग्नोर मत कीजिए ना, आपको पता है ना इस रूट से हो सकता है, जस्ट इग्नोरेंस की वजह से क्यों मर रहे हो? आपको पता है इस रूट से होता है। अब आपको पता है कि आपको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना होता है, तो भाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले स्क्रीनिंग कराइए ब्लड का, उसका टेस्टिंग कराइए, जो डोनर है उसका, तब लीजिए ब्लड। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से आप ऑपरेशन कराइए, जब भी सैलून में जाइए तो नए ब्लेड का यूज करवाइए, ये सब करवाइए। ये इग्नोरेंस से मरना तो सही नहीं है ना, एड्स के केस में तो खास करके। अगर आपको पता है कि आपकी मदर इन्फेक्टेड थी, तो जो बच्चा आया है इस दुनिया में, उसको स्टार्टिंग में डिटेक्ट करवा लो, अगर हुआ हो पॉजिटिव तो स्टार्टिंग में थोड़ा ट्रीटमेंट चला दो, बच जाओगे, शायद बच जाओगे। तो प्लस इग्नोरेंस की वजह से ना मरे। ठीक है, कोविड तो ऐसा था कि वो किसी भी रूट से एंटर मार देता था, भाई साहब पहुंच जाता था इधर, लेकिन इसमें तो आपको रूट फिक्स पता है ना, तो फिर ये इग्नोरेंस क्यों कर रहे हो? डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, ये स्पष्ट तौर पे लिखा है, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि लाइन किस पे फिट बैठती है, ये फिट बैठती है HIV इन्फेक्शन पे। देख, आपको पता है एड्स को रोकने के लिए, क्योंकि इसका इलाज अभी तक परफेक्ट इलाज नहीं आया, एड्स को रोकने के लिए, प्रिवेंशन के लिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में कहते हो NGO, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मिलके लोगों को एजुकेट कर रही है। क्या एजुकेट कर रही है बताओ, क्या एजुकेट कर रही होगी? अरे यही ना। अच्छा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कौन है, सुनना ध्यान से, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नाको, फुल फॉर्म याद रखना, एनसीईआरटी में दे रखा है, नाको, NACO, नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको।
1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है, पता है? ऐसा सिंबल देखे होगे कई बार टीवी पे भी, ऐसा सिंबल देखो, अरे एड्स का ऐसा सिंबल होता है, देखो कभी? Yes, sir. दिस इज द सिंबल ऑफ नाको। 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है? और खास वैसे तो नाको की टीम और कई एनजीओ नाको के साथ एसोसिएटेड है। नाको इज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और कई सारे एनजीओ के साथ एसोसिएटेड है। ये तो सालों भर काम करती है, ठीक है? बट ये स्पेसिफिकली 1 दिसंबर को पूरे देशों में जगह जगह पर कैंप लगा के लोगों को एजुकेट करती है। क्या एजुकेट करती है बताओ, क्या एजुकेट करती है? खुद सोचो, एनसीईआरटी में पूरा एक पैराग्राफ लिखा है, खुद सोचो क्या एजुकेट करती होगी लोगों को एड्स के बारे में, बताओ। Prevention कर हाँ, कैसे कैसे प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है? खुद सोचो ना कैसे। अरे भैया, इन्फेक्शन जैसे होता है वो काम नहीं करना, और क्या, सिंपल सी बात है ना। लोगों को बोला जाएगा कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर मत रखिए। अब जो सेक्स वर्कर है उसको बोला जाएगा कंडोम का यूज कीजिए। अगर हस्बैंड वाइफ में कोई एक एचआईवी पॉजिटिव है, बोला जाएगा कंडोम का यूज कीजिए। फिर इसके बाद बोला जाएगा कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं प्रॉपर स्क्रीनिंग कराइए। जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हमेशा स्टरलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स कराइए। टेटोइंग कराते हैं तो इस तरीके का निडल मत यूज कीजिए जो इन्फेक्टेड हो, निडल चेंज करवाइए, समझ लो। अगर मदर इन्फेक्टेड है तो उसके बच्चे को स्टार्टिंग से जो है डिटेक्शन कराइए, स्क्रीन कराइए, मतलब कि डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाइए, एलाइजा, स्टार्टिंग में उसको ट्रीटमेंट दे दीजिए। यही ना सिखाता होगा। इवन पता है ये एनजीओ और खास करके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कई सारे स्टेट में आजकल खूब, मैंने बताया था, फ्री में कंडोम बंटवाती है, फ्री में, मेल का भी फीमेल का भी। ज्यादातर मेल का यूज होता है, क्यों यूज होता है ये बात मेरे प्रोडक्ट सिस्टम में पढ़ाया हूँ, ठीक है? तो फ्री में कंडोम बंटवाती है, लोगों को फ्री में एजुकेशन। इवन तो पता है कई सारी एनजीओ और नाको भी ऐसे पेशेंट जिनको घर से निकाल दिया जाता है, एड्स पेशेंट, बताया था ना, गलतफहमी की वजह से, ऐसे पेशेंट को रहने का जगह भी देती है। फिर जब पेशेंट ठीक हो जाता है, अगर बाई चांस ठीक हो गया, बाई चांस ठीक हो गया, हेल्थ में सुधार हो गया, तो फैमिली को वापस भी करती है, फैमिली को समझाती बुझाती है। और अगर बाई चांस फैमिली उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है एड्स होने के बाद, तो उसको आजीवन वो टीम रखती है उसको, जब तक उसका डेथ नहीं हो जाता है, उसको देखभाल करती है उसका। तो भाई प्रिवेंशन के लिए काम चल रहा है, एंड प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर। और एड्स के केस में तो देयर इज नो क्योर, देयर इज नो क्योर, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन, प्रिवेंशन इज द ओनली ऑप्शन, बोलो, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? खत्म हो गया एड्स? एनी प्रॉब्लम? No, sir. अब एनसीईआरटी पे आओ, और एनसीईआरटी में पूरे के पूरे पढ़ लेने हैं। कहां से कहां पढ़ना है तो आज बता रहा हूं, आज कहां से कहां पढ़ना है। आज पढ़ना है, बता रहा हूं, एनसीईआरटी पेज नंबर 156, सॉरी 155 से 156, और यहां पे पढ़ना है फर्स्ट लाइन से, और यहां पे पढ़ लेना हेडिंग नंबर 8.4 के ऊपर तक। ये पूरा पढ़ लेना। अब एक बड़ा डिजीज क्या बचा है? कैंसर, उसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है?